यूकेपीएससी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आने वाली प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी को मेरी आगामी शुभकामनाएं। मैं नीलेश सनवाल, लेक्चरर फिजिक्स, जो कि मैंने 2021 वाला पेपर दिया हुआ था, तो इस संदर्भ में मैंने जब मेरा स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें मैंने 101.75 मार्क्स अर्जित किए थे और फिज़िक्स का जो मेंस हुआ था उसमें मैंने 131.75 मार्क्स अर्जित किए थे और सेकंड रैंक हासिल की थी। तो मैंने यह देखा कि बहुत से जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो स्क्रीनिंग परीक्षा को लेकर के काफ़ी असमंजस की स्थिति में हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। स्क्रीनिंग का जो हमारा लेक्चरर का सिलेबस है वो काफ़ी इजी सिलेबस है, वो कोई बहुत टफ सिलेबस नहीं है। मेरी आप सभी लोगों को इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यह राय है कि आप सबसे पहले सिलेबस को प्रिंट आउट करिए, चाहे स्क्रीनिंग का हो चाहे आपके जो भी सब्जेक्ट का हो, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स, हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। आप सिलेबस को प्रिंट आउट करिए और अपने रूम पर, स्टडी रूम पर आप सबसे पहले सिलेबस यदि आपने चिपकाया है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपने सिलेबस नहीं चिपकाया है तो आप आज ही सिलेबस को चिपकाएं और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को आप स्टार्ट कर दें। आप यह नहीं देखें कि किस दिन लोक सेवा आयोग हमारे एडवर्टीजमेंट को प्रकाशित करेगा तो हम तभी से तैयारी करेंगे। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ जाएगी, क्योंकि तो कंपटीशन बहुत टफ है। सभी लोग, सभी एस्पिरेंट्स लगातार तैयारी में लगे हुए हैं, तो इस समय जो मेहनत करेगा उसी का सिलेक्शन होगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मेरी आप सभी लोगों को यह राय है कि आप डेली 2 घंटा स्क्रीनिंग का सिलेबस पढ़ें और 4 घंटा अपना सब्जेक्ट पढ़ें तो सफिशिएंट है। आपको डीप स्टडी करनी होगी आप जो भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसके संदर्भ में। तो इस बीच स्क्रीनिंग में जो मैंने जो आज यहाँ पे टॉपिक लिया हुआ है ये है हमारा पेडागोजी का, टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो इसमें मैंने जो जितने भी नोट्स बनाए या जो मैंने अपनी तैयारी करी तो मैंने अपने सेल्फ के नोट्स से करे, बुक्स से। तो यहाँ पर आज के इस टॉपिक पे मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं मैं कुछ आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ यूट्यूब के माध्यम से। तो मैं अपने नोट्स को आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ जो मैंने बनाए थे। तो इनका मुझे काफ़ी अच्छा फ़ायदा रहा। बीएड वाला जो 40 मार्क्स का पेपर था उसमें मेरे 37 मार्क्स थे आउट ऑफ 40। ये तो मैंने काफ़ी डीप स्टडी करा था और जो बीएड की हमारी बुक्स हैं उनको सेल्फ स्टडी किया हुआ था, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर जो हमारा आयोग वाला है, जैसे हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, राधा कृष्णन आयोग, देन मुदालियर आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86, उससे पहले कोठारी आयोग, जो भी हैं एनसीटी, एनसीईआरटी। तो इस पर मैंने अपने सेल्फ नोट्स बनाए हुए थे और जो मैंने बुक फॉलो की, मैंने ये बुक फॉलो की जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, रमन बिहारी लाल और कृष्णकांत शर्मा। एक ऑथेंटिक बुक भी मानी जाती है, हमको हमारे टीचर्स, प्रोफेसर्स के द्वारा सजेस्ट की गई थी बीएड के टाइम पे। यदि कभी कोई प्रत्यावेदन लगाना होता है तो इस बुक से प्रत्यावेदन को स्वीकार किया जाता है। तो एक ऑथेंटिक बुक है। इसमें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, जो भी हमारे आयोग हैं। भारतीय शिक्षा का इतिहास, उससे पहले वुड डिस्पैच एंड बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। जो हमारे सिलेबस में है उस पर मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैं उनको आपके सामने रख रहा हूँ। यदि आप इस बुक को पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से, अगर आप बुक को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैंने इसी बुक से पूरे अच्छे से पूरे नोट्स बनाए हैं, पॉइंट करके। बहुत मेहनत लगी थी मेरे को एक राधा कृष्णन आयोग के ही नोट्स बनाने में, लगभग कम से कम पहले उसको स्टडी किया तो 5 दिन लगे होंगे पूरा नोट्स बनाने तक। तो देखिएगा हम स्टार्ट करते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। देखिए मेरे सेल्फ नोट्स हैं। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको हम राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं, हमारे देश के जो प्रख्यात शिक्षाविद रहे हैं,
राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे, वो सब आपको पता है, दैट इज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो वह इस आयोग के अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम पर ही इस आयोग को राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है। राधाकृष्णन जी के बारे में भी आप डिटेल में पढ़ें, वो आप सभी को पता भी है। शिक्षक दिवस भी उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है 5 सितंबर, वो अलग टॉपिक है। ठीक, तो फिलहाल देखिए राधाकृष्णन आयोग मैंने लिखा है 1948 से 1949, डेट है 4 नवंबर 1948 से 25 अगस्त 1949। मीन्स 4 नवंबर 1948 को क्या हुआ, इसका गठन किया गया था और इसने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी 25 अगस्त 1949 को भारत सरकार को सौंपी। अभी मैं जैसे जैसे इसमें नोट्स के हिसाब से भी आपको बताते रहूँगा। तो राधाकृष्णन आयोग में जो मेन चीज़ है कि जो इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी 25 अगस्त 1949 को, मैंने बताया। तो मेन मैं डायरेक्ट अपने नोट्स से ही आता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कैब, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। ठीक है, तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, ये कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाएगी, आप इसको भी नोट करिए। दूसरे कैब और एक नीचे भी आएगा IUBE, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इन दोनों के तहत ही राधाकृष्णन आयोग का गठन हुआ था इनके सुझाव पर। तो कैब का जो गठन हुआ वो 1920 में हुआ, 1923 में इसको बंद कर दिया गया और 1935 में कैब का फिर से पुनर्गठन हुआ। फिर IUBE, इसका फुल फॉर्म भी जरूर आप ध्यान रखिएगा, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद। तो क्या है आगे देखिएगा, कैब तथा IUBE के सुझाव पर 4 नवंबर 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग अर्थात राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया। जो हमारा लेक्चरर एग्जाम था उसमें यही आया था एक क्वेश्चन कि इसका संबंध किससे था, उच्च शिक्षा से। अभी आएगा, ठीक है। तो देखिएगा, आयोग के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और इसके जो सचिव हैं वो निर्मल कुमार सिद्धांत हैं। ठीक है, मैंने पहले डॉक्टर ताराचंद जी को काट के निर्मल कुमार सिद्धांत किया है, वो गलती से लिख दिया गया था। तो सचिव इसके निर्मल कुमार सिद्धांत हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में 10 सदस्य थे, याद करिएगा, जिसमें से 7 भारतीय सदस्य थे और 3 विदेशी सदस्य थे। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जो विदेशी सदस्य हैं, एक तो थे डॉक्टर जेम्स डफ, लिखा है मैंने, कहीं पर डफ भी लिखा रहता है, डॉक्टर जेम्स F डफ। दूसरे थे डॉक्टर ऑर्थर E मॉर्गन भी कहते हैं, मैंने शॉर्ट में लिखा है डॉक्टर ऑर्थन मॉर्गन। मैंने इसको कैसे याद किया था मैं बताऊं, क्रिकेट इंग्लैंड टीम के बड़े फेमस हैं इयॉन मॉर्गन, जो लोग क्रिकेट देखते होंगे तो इयॉन मॉर्गन के नाम से आप याद रख लीजिएगा कि इयॉन मॉर्गन थे। एक न्यूजीलैंड के हैं जेम्स एंडरसन, तेज गेंदबाज हैं, मैंने उनके नाम से याद कर लिया था, ऐसे ट्रिक्स बनानी पड़ती हैं। तो एक जेम्स डफ हैं, एक हैं टिगरेट। ठीक है, इनको टिजर्ट भी लिखा रहता है किसी बुक में, डॉक्टर जॉन जे टिगरेट हैं ये भी, ठीक है, या टिजर्ट भी। ठीक, अब 10 सदस्य में 3 विदेशी थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रमुख सदस्य कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे भारत के राष्ट्रपति पूर्व में रहे हैं, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो कि माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसको ध्यान रखिएगा, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, वो इस आयोग के सदस्य रहे हैं, राधाकृष्णन आयोग के, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के। डॉक्टर ऑर्थर मॉर्गन और डॉक्टर जेम्स डफ ये प्रमुख सदस्य थे। लेकिन उस समय मैंने अपने नोट्स पे इतना नहीं लिखा था कि 10 सदस्य थे, 3 विदेशी थे, तो विदेशियों के नाम लिखे हैं, 7 भारतीय के नाम नहीं लिखे हैं। तो मैंने आप लोगों की तैयारी के लिए 7 भारतीय के नेम भी सर्च करे नेट से आज। तो आप मैं आपको यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, अगर आप मेरी आवाज़ क्लियर सुन पा रहे होंगे तो आप इनके नेम नोट कर लीजिएगा। देखिए, मैं इसके 10 के 10 सदस्य बता रहा हूँ, क्योंकि तो कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, निम्न में से कौन राधाकृष्णन आयोग के सदस्य नहीं थे। तो जो थे उनको नोट कर लीजिएगा, जो नाम अलग होगा वो नहीं होंगे। तो 10 सदस्यों के नाम मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहले बोल रहा हूँ 7 भारतीय। नंबर 1 हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो इसके अध्यक्ष रहे। नंबर 2 श्री निर्मल कुमार सिद्धांत, वो उसके सचिव रहे। नंबर 3 डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। नंबर 4 डॉक्टर जाकिर हुसैन। नंबर 5 डॉक्टर मेघनाथ साहा।
नंबर 6 डॉक्टर कर्म नारायण, नंबर 7 डॉक्टर ताराचंद। ये 7 भारतीय सदस्य थे। विदेशी में मैंने आपको बताया पहले भी, डॉक्टर जेम्स एंडरसन, सॉरी जेम्स एंडरसन नहीं, जेम्स एफ डफ, मेरे को एंडरसन के नाम से याद रह जाता है। फिर नेक्स्ट डॉक्टर आर्थर ई मॉर्गन एंड नंबर 10 डॉक्टर जॉन जे टिजर्ट या टिगरेट। तो जो मैंने बोले आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, वहाँ क्वेश्चन आ सकता है कौन सदस्य नहीं थे। अब देखिए साहब आगे, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की जो प्रथम बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1948 को हुई। तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। तो प्रथम बैठक को आप याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1948 को हुई विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की प्रथम बैठक। और उस समय हमारे शिक्षा मंत्री, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हम उनको कहेंगे, वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनकी अध्यक्षता में हुई। अब उसके बाद देखिएगा साहब, नेक्स्ट मैंने क्या कहा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट 25 अगस्त 1949 को भारत सरकार को सौंपी। गठन कब हुआ था? 4 नवंबर 1948 को, और भारत सरकार को रिपोर्ट सौंपी 25 अगस्त 1949, 25 अगस्त 1949 को। फिर उसके बाद से क्या है सर, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को 20 विषयों पर जांच करने को कहा था, लेकिन इन्होंने 13 विषयों पर रिपोर्ट सौंपी। तो कितने विषयों पर रिपोर्ट सौंपी है? 13 विषयों पर। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे और इसमें फिक्स क्वेश्चन बनेंगे, क्यों तो एक इतिहास है, कोई नई चीज़ इसमें जुड़ेगी नहीं, जो रहा है इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। इसी नोट से हमारे उसमें भी क्वेश्चन आए थे। अब राधाकृष्णन आयोग का मेन उद्देश्य देखिए साहब क्या है, आयोग के ही शब्दों में, ये ऐसा भी आ सकता है कि ऐसा किस आयोग ने कहा। तो राधाकृष्णन आयोग ने क्या कहा, आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना और देश की तत्कालीन एवं भावी आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त उच्च शिक्षा के निर्माण एवं विस्तार के संबंध में सुझाव देना। तो यह किसने कहा है, अगर आ जाएगा तो यह किसने कहा, यह किसका उद्देश्य था, तो नीचे होगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को ही राधाकृष्णन आयोग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब आयोग ने क्या प्रस्तावित किया, आयोग ने क्या प्रस्ताव दिया। आयोग ने यह प्रस्ताव दिया कि विश्वविद्यालयों का कर्तव्य है कि ऐसे विद्वान व साहसी छात्रों को उत्पन्न करें जो देश की तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ समस्त क्षेत्रों में नेतृत्व ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है सर। अब नेक्स्ट क्या कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोग ने कहा हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता की प्राप्ति द्वारा प्रजातंत्र की खोज में संलग्न है। यह किसने कहा, आपसे पूछा जा सकता है ऑप्शन में, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति या कोठारी आयोग। तो यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता की प्राप्ति द्वारा प्रजातंत्र की खोज में संलग्न है। यह किस आयोग के द्वारा कहा गया, तो राधाकृष्णन आयोग। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा साहब क्या है, राधाकृष्णन आयोग स्वतंत्र भारत का पहला आयोग था। ठीक है, क्यों? क्योंकि तो 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, तो उसके बाद से यह हमारे देश का प्रथम आयोग था, क्योंकि जो 4 नवंबर 1948 को जिसका गठन हुआ। ठीक, फिर नेक्स्ट है सर, राधाकृष्णन आयोग ने 25 अगस्त 1949 को भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो कि यह प्रतिवेदन 747 पृष्ठों का एक बृहद दस्तावेज है और जो 15 अध्यायों में विभाजित है। तो आपसे प्रश्न पूछे तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि राधाकृष्णन आयोग का जो ये हमारा प्रतिवेदन था भारत सरकार को, उसमें कितने अध्याय हैं, तो इसमें 15 अध्याय हैं। ठीक है, नेक्स्ट, राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सुझाव। अब आयोग ने क्या सुझाव दिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, ये बहुत पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए। जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा
हमारे उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। ठीक है, फिर दूसरा क्या कहता है, उच्च शिक्षा का वित्तीय भार केंद्र और प्रांतीय सरकारें संयुक्त रूप से वहन करें। क्यों, तो जब वो अगर समवर्ती सूची जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसमें क्या होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों उस पर क्या करते हैं, उसके लिए बजट देते हैं, वो आप सबको पता है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या कहा देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान समिति के स्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाए। सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पहले क्या होता था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी थी, उसके स्थान पर यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाए। किसने यह सुझाव दिया, तो राधाकृष्णन आयोग ने ही यह सुझाव दिया और उन्हीं के सुझाव पर इसका बाद में गठन हुआ 28 दिसंबर 1953 को, और इसको स्वायत्त संस्था की मान्यता मिली 1956 में आपके प्रॉपर विधि के रूप से। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखिएगा सर, स्नातक पाठ्यक्रम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का, परास्नातक पाठ्यक्रम 2 वर्ष का, और शोध कार्य के लिए निम्नतम कार्यकाल 2 वर्ष हो। ये ऐसे पूछा जाता है कि पाठ्यक्रम को या किस तरीके से उच्च शिक्षा का निर्धारण किया था। तो उच्च शिक्षा में राधाकृष्णन आयोग ने जो स्नातक होता है इसको 3 वर्ष, परास्नातक को 2 वर्ष और शोध कार्य के लिए 2 वर्ष का समय दिया था। निम्नतम 2 से ज़्यादा हो सकता है लेकिन न्यूनतम कम से कम 2 वर्ष हो, ये कहा था। नंबर 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षक प्रशिक्षण टीचर ट्रेनिंग के लिए इंडिपेंडेंट जो हमारे कॉलेजेस होते हैं स्वतंत्र महाविद्यालय खोले जाएं। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए स्वतंत्र महाविद्यालय खोले जाएं, यह भी किसने कहा है, राधाकृष्णन आयोग। फिर कृषि की उच्च शिक्षा एवं शोध कार्य के लिए कृषि विश्वविद्यालय खोले जाएं। तो कृषि विश्वविद्यालय खोलने की बात भी करी हमारे राधाकृष्णन आयोग ने। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। अभी तो आप एक आयोग पढ़ रहे हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, जब आप बाकी आयोग भी पढ़ेंगे तो बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति बन जाती है, आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे। आप इन नोट्स से क्या करेंगे सर, अपने स्वयं के नोट्स भी बनाएंगे। मैं बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट स्वयं से यहाँ पे जोड़ते भी रहूँगा, तो आप उनको मौखिक रूप से सुन करके नोट्स बना लेंगे। देन 7वां पॉइंट है स्नातक स्तर पर सभी वर्ग। पहले बात तो स्नातक स्तर पर 3 वर्ग थे, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक कला, एक विज्ञान और एक व्यवसाय एवं तकनीकी। ये स्नातक शिक्षा में 3 वर्ग थे। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा, राधाकृष्णन आयोग के अनुसार स्नातक शिक्षा को कितने वर्गों में बांटा गया, तो 3 वर्ग, कला, दूसरा विज्ञान, तीसरा व्यवसाय एवं तकनीकी। फिर इसमें क्या कह रहा है, इन तीनों में सामान्य शिक्षा तथा धार्मिक शिक्षा अनिवार्य की जाए, ये बोला था राधाकृष्णन आयोग ने। नेक्स्ट क्या बोला, 8वां पॉइंट देखिएगा सर, स्नातक स्तर पर अंग्रेजी भाषा, स्नातक स्तर पर अंग्रेजी भाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी की शिक्षा अनिवार्य हो। एक क्या कह दिया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। फिर ये बहुत अच्छा पॉइंट है 9वां, स्नातकोत्तर कक्षा यानी कि MSc, MA, MCom जो भी हम कहें, तथा शोध कार्य के लिए प्रवेश हेतु यानी कि एडमिशन हेतु चयन जो होगा, सिलेक्शन, वो अखिल भारतीय स्तर पर होना चाहिए, यानी कि नेशनल लेवल की परीक्षा आयोजित की जाए MA, MSc, MCom या फिर PhD के लिए एडमिशन के लिए, ये बोला इन्होंने। फिर शोध कार्य में प्रवेश हेतु स्नातकोत्तर कक्षा में कम से कम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यह भी राधाकृष्णन आयोग ने ही कहा है। फिर 11वां पॉइंट देखिए, उच्च शिक्षा का माध्यम स्वीकृत क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए। तो ये भी पूछ लिया जाएगा कि उच्च शिक्षा का माध्यम स्वीकृत क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए या क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए, यह किस आयोग ने कहा है, यह कहा है हमारे राधाकृष्णन आयोग ने। और लेकिन यहाँ पे क्या कहा, एक और चीज़, विज्ञान विषय की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में दी जाएगा। साइंस के लिए जैसे BSc वगैरह हम देखते हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं सब, अगर हम BTech वगैरह देखें अंग्रेजी माध्यम में होती हैं, तो ये सुझाव भी इनका रहा है। ये जो 12वां पॉइंट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शिक्षण विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या, यूनिवर्सिटी में कह रहा है,
छात्रों की संख्या अधिक से अधिक 3000 हो तथा संबद्ध महाविद्यालयों यानी कि उनके जो अधीन जो डिग्री कॉलेजेस होंगे वहाँ पर छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी हो, कहा 1500। तो ध्यान रखिएगा सर, यूनिवर्सिटी में कितनी कह रहे हैं मैक्सिमम संख्या 3000 और संबद्ध महाविद्यालयों में कितना कहा जा रहा है 1500, ये संख्याएं कही जा रही है। अब ये देखिएगा 13वां पॉइंट क्या कह रहा है, शिक्षण विश्वविद्यालयों तथा संबद्ध महाविद्यालयों में शिक्षण सत्र परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त यानी कि जो एग्जाम के जो डेज होंगे उनके अतिरिक्त कह रहा है 180 कार्य दिवसों अर्थात वर्किंग डे का हो तथा शिक्षक का कार्यभार सप्ताह में 18 घंटे, यहाँ पे पीरियड्स का मतलब 1 घंटे का एक पीरियड माना गया है, 18 घंटे हो। तो कितने कार्य दिवस बताए हैं 180 प्लस मतलब क्या है, पर ये परीक्षा दिवस जैसे एग्जाम होते हैं ना बीच में, एग्जाम डे को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, पर एग्जाम डे के अलावा जो कार्य दिवस कहा है सर वो कहा है 180 कार्य दिवस। तो मेरे व्यक्तिगत नोट्स हैं, अगर शायद आपको पसंद आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा कैसे हैं, क्या इनसे आपको हेल्प मिल रही है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखिए अब क्या कहा सर 14 पॉइंट, स्नातक स्तर पर ट्यूटोरियल प्रणाली यानी कि लागू किया जाए जिसमें छात्र शिक्षकों के सीधे संपर्क में आकर अपनी समस्याएं हल कर सकें। मीन्स जो है हम टीचर और स्टूडेंट आपस में डायरेक्ट क्या कर सकें, कांटेक्ट कर सकें। जो ट्यूटोरियल प्रणाली है, तो ट्यूटोरियल प्रणाली का सुझाव किसने दिया स्नातक स्तर पर, वह दिया राधा कृष्णन आयोग ने। और किस स्तर पर दिया है, देखिए स्नातकोत्तर नहीं दिया है, स्नातक स्तर पर। नेक्स्ट पॉइंट 15 है, ये पॉइंट ने मुझे काफ़ी परेशान किया जब मैं लेक्चरर के नोट्स बना रहा था सर। देखिए क्या कहता है, आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षकों को, मैंने पहले लिखा था 5 श्रेणियों में बांटा। जो ये बुक है ना रमन बिहारी लाल वाली, इस बुक में 5 श्रेणियां दी हैं। अगर आपको एक बुक पढ़ें, एक प्रोफेसर, एक रीडर, एक लेक्चरर, एक इंस्ट्रक्टर और एक रिसर्च फेलो। लेकिन जो अदर बुक्स हैं उन अदर बुक्स में रिसर्च फेलो को इंक्लूड नहीं किया गया है। देखिए मैंने लिखा है, अदर बुक्स भी मैंने लिखा 4 भागों में बांटा, प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर और इंस्ट्रक्टर में। तो जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। अगर पूछा जाता है आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षकों को कितने श्रेणियों में बांटा, तो आप वहाँ पर इसका आंसर 4 भागों में बांटा ही करना, क्योंकि मैं भी बहुत कन्फ्यूजन रहा था इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ नहीं जाएंगे, अगर पूछे तो 4 भागों में बांटा ही आप करना, प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर और इंस्ट्रक्चर। और ये कौन से शिक्षकों को बांटा, विश्वविद्यालय के शिक्षकों को, यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स रहेंगे उनके लिए, ठीक है। और महाविद्यालय शिक्षकों को यानी कि डिग्री कॉलेज के शिक्षकों को केवल 2 भागों में बांटा, एक प्राचार्य कहेंगे तो दूसरे कहे जाएंगे हमारे लेक्चरार, ठीक है। अब इसी के बाद से 16वां पॉइंट क्या है, विश्वविद्यालय और संबद्ध शिक्षकों को अध्ययन अवकाश। देखिए विश्वविद्यालय में और जो उससे संबद्ध जो टीचर होते हैं उनको भी अध्ययन अवकाश मिलता है। जैसे कोई अगर टीचर हैं वो दोबारा से कोई और विषय की स्टडी करना चाहते हैं, या फिर कोई प्रोफेसर तो हैं उनकी पीएचडी नहीं हो, पीएचडी करना चाहते हैं उसके, या किसी अदर सब्जेक्ट से पीएचडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो स्टडी लीव मिलती है उसके बारे में क्या कहा है, इन्होंने कहा एक बार में अधिक से अधिक 1 वर्ष, यानी कि एक टाइम में 1 वर्ष से उनको स्टडी लीव मिलेगी, और पूरे सेवा काल में, मीन्स जब तक वो अपनी जॉब करेंगे, सर्विस करेंगे, सेवा काल में उनको जॉब पीरियड में अधिक से अधिक 3 वर्ष तक ही क्या मिलेगी, स्टडी लीव मिलेगी। किसको, टीचर्स को, ध्यान दीजिएगा। तथा सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष, और यदि स्वास्थ्य उत्तम हो तो सेवा काल 64 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि किस आयोग की सिफारिश यह थी के आधार पर विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे यानी जो शिक्षक थे उनकी सेवानिवृत्त की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष करने का सुझाव किस आयोग के द्वारा दिया गया सर्वप्रथम, तो यह दिया गया था राधाकृष्णन आयोग के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अब ये सारे इंपॉर्टेंट ही पॉइंट हैं, आपको किसी को भी नहीं छोड़ सकते। तो देखिएगा प्रत्येक, अब देखिए 17 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट। प्रत्येक विश्वविद्यालय में तथा महाविद्यालय में क्या सुझाव दिए हैं इन्होंने। देखिए आप, जो हम देखते हैं ना, जितने भी डिग्री कॉलेजेस हम लोगों ने जब भी बीएससी एमएससी करा, जब हम कॉलेज में गए तो हम वहाँ देखते हैं डीन देखते हैं, वहाँ हम देखते हैं छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड, डीन यानी कि छात्र अधिष्ठाता बोर्ड हम वहाँ देखते हैं। कॉलेजेस में हम एनसीसी देखते हैं, कॉलेजेस में हम एनएसएस देखते हैं, प्रोक्टोरियल बोर्ड देखते हैं, हॉस्टल्स देखते हैं, जो निर्धन छात्र होते हैं उनको छात्रवृत्ति मिलती है। यह सब राधा कृष्णन आयोग की देन है। देखिए जो आज हमारी शिक्षा पद्धति चल रही है उसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ये जो हमारे शिक्षाविद रहे हैं उनके सुझाव हैं। तो ज़्यादा न कहते हुए पॉइंट पे आते हैं। प्रत्येक विश्वविद्यालय में तथा महाविद्यालय में क्या सुझाव दिए। छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर कहा जाएगा। किस आयोग ने दिया, यहाँ सब याद कर लो, राधा कृष्णन आयोग। छात्र अधिष्ठाता राधा कृष्णन आयोग। शारीरिक शिक्षा निदेशक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वविद्यालयों में डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की नियुक्ति का प्रावधान किस आयोग ने दिया। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले अदर एग्जाम्स में। तो यह किसने दिया गया है, यह दिया है राधा कृष्णन आयोग। एनसीसी की स्थापना, यहाँ पे मैंने एक एनएसएस नहीं लिखा है, एनएसएस भी आप जोड़ दीजिएगा, शायद आगे आएगा। एनसीसी की स्थापना मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। जो एनसीसी की स्थापना हुई राधा कृष्णन आयोग के बेस पे 16 जुलाई 1948 को हुई। मैं इस पे काफ़ी कंफ्यूज हो गया था, कहीं ये 16 अप्रैल दिखाता है, कहीं 15 जुलाई दिखाता है। तो मैं उस समय काफ़ी कन्फ्यूजन में था कि एनसीसी की स्थापना हुई कब। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, फाइनल आंसर माना जाता है 16 जुलाई 1948। मैं यहीं पर आपको बता दे रहा हूँ, एनसीसी का एक ध्येय वाक्य होता है या सिद्धांत वाक्य कहें, वो होता है एकता और अनुशासन। ठीक है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। फिर क्या कहा, सामान्य रोगों हेतु हॉस्पिटल की व्यवस्था का सुझाव भी दिया यूनिवर्सिटी और महाविद्यालयों में, कि अगर कोई जो जनरल टाइप की डिजीज हो तो उसके लिए हॉस्पिटल्स की भी, यानी कि डॉक्टर्स की टीम हो, यानी कि हॉस्पिटल की व्यवस्था का सुझाव भी दिया। फिर डिग्री कॉलेजों में क्या कह रहे हैं, सस्ते मूल्य पर मध्याह्न भोजन, यानी कि मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, कैंटीन की व्यवस्था हो, कहीं ना कहीं एमडीएम की व्यवस्था हो, लेकिन वह फ्री नहीं था। क्या कहा, सस्ते मूल्य पर मध्याह्न भोजन की व्यवस्था हो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर में, यह भी सुझाव था। छात्र संघों का गठन, जो छात्र संघ होते हैं जिसमें हमारे अध्यक्ष बनते हैं, हमारे उसके सचिव महासचिव, बहुत आनंद आता है कॉलेज लाइफ में। जब हम इंटर कॉलेज के बाद से डिग्री कॉलेज में जाते हैं या कैंपस में जाते हैं, वहाँ देखते हैं जब चुनाव होता है, बड़ा अच्छा स्वागत होता है। उस समय हमें भी बड़ा सम्मान मिलता है। जब हम, आप लोग भी बीएससी फर्स्ट ईयर में रहे हो, बीए फर्स्ट ईयर में रहे हो, बहुत बड़ी वैल्यू मिलती है कि वोट के लिए। तो थोड़ा सा बीच में आपको मैंने ये भी बोला कि आप थोड़ा सा अपने कॉलेज के बीएससी बीए ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के उस फील्ड में आप लोग भी आएँ। तो छात्र संघों का गठन जो होता है वो किसके सुझाव पर था, राधा कृष्णन आयोग। प्रोक्टोरियल बोर्ड आपको पता है, राधा कृष्णन आयोग। छात्रावासों की स्थापना, राधा कृष्णन आयोग। निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति, मतलब जो कॉलेजेस में जो ये सब होते हैं ना, ये सब याद रख लेना, ये सब राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश थी। फिर 18वें पॉइंट पर मैंने लिखा है, चिकित्सा के पाठ्यक्रम में आयुर्वेद के सामान्य ज्ञान को सम्मिलित किया जाए। जो चिकित्सा हो, मेडिकल साइंस में क्या कहा कि आयुर्वेद के सामान्य ज्ञान को भी सम्मिलित किया जाए। फिर क्या कहा, चिकित्सा महाविद्यालयों, जो यानी कि जो मेडिकल कॉलेजेस होंगे से संलग्न चिकित्सालय हों, यानी कि उनसे अटैच्ड कुछ हॉस्पिटल्स हों, तथा प्रत्येक छात्र के लिए 10 रोगी हों। 10 क्या हों, उसके लिए पेशेंट हो जाएं एक स्टूडेंट के लिए, जो मेडिकल कॉलेजेस में होंगे। चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रतिवर्ष एक कॉलेज में अधिक से अधिक 100 छात्रों को ही प्रवेश दिया जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेडिकल कॉलेजेस में 1 ईयर में कितने स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाए, कहा 100। अब 19 पे हम बात करते हैं, शिक्षक प्रशिक्षण, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए क्या कहा। तो इसमें इनने कहा शिक्षक प्रशिक्षण में एक तो अलग से प्रशिक्षण महाविद्यालय खोले जाएं। राधा कृष्णन आयोग ने कहा कि अलग से प्रशिक्षण के लिए महाविद्यालय खोले जाएं। दूसरा, प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी यानी कि ट्रेनी
के लिए 12 सप्ताह का प्रशिक्षण अभ्यास अनिवार्य हो। और तीसरी बात बोली, एमएड की कक्षा में उन्हीं को प्रवेश दिया जाए जो बीएड परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कुछ वर्ष शिक्षण कार्य कर चुके हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो उसके लिए क्या था, एमएड में प्रवेश के लिए क्या था, बीएड परीक्षा उत्तीर्ण प्लस कुछ वर्षों का शिक्षण कार्य का अनुभव। अब ये सबसे बड़ी बात आती है उच्च ग्रामीण शिक्षा और ग्रामीण विश्वविद्यालय। देखिए मैं बताऊं 2022 का जो हमारा 2021 का जो 21 मार्च 2021 को जो हमारा एग्जाम हुआ था स्क्रीनिंग में, उसमें 2 क्वेश्चन यहाँ से आए थे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। एक तो यह था कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का संबंध किससे था। तो आप देख रहे होंगे ये आयोग किसकी बात कर रहा है, कोई माध्यमिक शिक्षा की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर सब उच्च शिक्षा की बात हो रही है। तो उच्च शिक्षा से इसका संबंध था। दूसरी बात, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया था हमारे उसमें, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था। तो ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था राधाकृष्णन आयोग ने। तो देखिएगा उच्च ग्रामीण शिक्षा और ग्रामीण विश्वविद्यालय। अब देखिए ग्रामीण शिक्षा और ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव राधाकृष्णन आयोग ने दिया। दूसरी बात, ग्रामीण शिक्षा परिषद तथा अखिल भारतीय ग्रामीण शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए, यह भी राधाकृष्णन आयोग ने कहा। तीसरा पॉइंट, एक ग्रामीण महाविद्यालय में अधिकतम 300 छात्र तथा एक ग्रामीण विश्वविद्यालय तथा इससे संबद्ध ग्रामीण महाविद्यालय में मिलाकर कुल छात्र संख्या 2500 से अधिक न हो। देखिए ध्यान से पढ़िए पॉइंट को क्या कह रहा है। एक ग्रामीण महाविद्यालय में कितने अधिकतम छात्र हो सकते हैं, कहा 300 छात्र, यानी कि 300 छात्र से 300 स्टूडेंट 300 स्टूडेंट से ज़्यादा को ग्रामीण महाविद्यालय, ग्रामीण रूरल डिग्री कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। साथ ही ग्रामीण विश्वविद्यालय में 2500 नहीं कहा। अब देखिए एक ग्रामीण विश्वविद्यालय तथा उससे अटैच्ड संबद्ध उसके अधीन ग्रामीण महाविद्यालयों में मिलाकर कुल छात्र संख्या 2500 से अधिक न हो। यानी कि जो ग्रामीण विश्वविद्यालय होंगे, एक ग्रामीण जो विश्वविद्यालय होगा उसमें प्लस उसके चारों ओर उससे अटैच्ड यानी कि जो उसके अधीन होंगे बाकी महाविद्यालय, उनको मिला करके 2500 से अधिक न हो। और एक ग्रामीण महाविद्यालय में कितने हो, मैक्सिमम 300 छात्र हो। अब विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के बारे में भी कहा। मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, एक यह भी कथन आता है कि यह स्टेटमेंट किसका है। एक स्टेटमेंट क्या आता है, यदि हम उच्च शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं तो हम इसकी परीक्षा व्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं। यह किस आयोग ने कहा, तो यह कहा था किसने, राधाकृष्णन आयोग ने। इन्होंने उच्च शिक्षा के परीक्षा को हम ठीक करेंगे, इस पर भी अपना एक स्टेटमेंट दिया था। तो पहला क्या कहा, निबंधात्मक परीक्षाओं में सुधार किया जाए तथा साथ ही वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं शुरू की जाए, मीन्स ऑब्जेक्टिव बेस्ड एमसीक्यू बेस्ड परीक्षाएं भी शुरू की जाएं, ये भी इन्होंने कहा। निबंधात्मक मीन्स जो हम डिटेल क्वेश्चन आंसर लिखते हैं। दूसरा बोला कि परीक्षा बोर्ड का गठन किया जाए, परीक्षा के लिए क्या होगा, अलग से बोर्ड का, एग्जाम बोर्ड का गठन किया जाए। तीसरा, प्रायोगिक विषयों की परीक्षा में लिखित, मौखिक और प्रायोगिक तीनों प्रकार की परीक्षाएं हों। मीन्स जैसे फिजिक्स है उसमें थ्योरी भी होता है फिजिक्स के एग्जाम में, उसमें हमारा वाइवा भी होता है और उसमें हम प्रैक्टिकल भी करते हैं। ऐसी केमिस्ट्री में होता है, ऐसी ज्योग्राफी में होता है, ऐसी बायोलॉजी में होता है, ऐसी जो भी कंप्यूटर साइंस है, जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनमें क्या कहा, जिस सब्जेक्ट में मीन्स प्रैक्टिकल हो सकता है तो उसको 3 भागों में बांटने की बात राधाकृष्णन आयोग ने ही कही। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्या क्या हो, लिखित भी हो, रिटन भी हो, वाइवा भी हो और प्रैक्टिकल भी हो। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, स्नातक तथा परास्नातक में, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट में 70% पर फर्स्ट डिवीजन बनेगी, 55% पर सेकेंड डिवीजन बनेगी और 40% पर थर्ड डिवीजन बनेगी। ठीक है। और अगला पॉइंट ये कह दिया कि कृपांक, जिसको हम ग्रेस मार्क्स कहते हैं, को समाप्त कर दिया जाए, यानी कि ग्रेस किसी को मिले ही नहीं। थोड़ा टफ बनाया है, देखिए
उच्च शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं। कहा परीक्षा व्यवस्था में आप आज देखते होंगे 60% में फर्स्ट होता है, 45 में सेकंड और उससे नीचे थर्ड डिवीजन होती है। लेकिन राधाकृष्णन ने क्या कहा, फर्स्ट डिवीजन कितने पे बोला था, सुझाव 70 पर, ये सुझाव हैं इसके सब सजेशंस। और सेकंड कितने में बोला है, 55 पे, और थर्ड कितने में बोला है, 40 पे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है राधाकृष्णन आयोग के अनुसार या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अनुसार स्नातक तथा परास्नातक में किस परसेंटेज पर या कितने प्रतिशत पर प्रथम श्रेणी का प्रावधान या सुझाव दिया था, 70%, 65 और 75 या 60, तो 70%, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए स्त्री शिक्षा, यहाँ पर थोड़ा सा राधाकृष्णन आयोग की आलोचना भी होती है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, देखिए पहला पॉइंट, स्त्री शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उन्हें सुमाता और सुगृहिणी बनाना होना चाहिए, कि वो सुमाता रहें और सुगृहिणी यानी कि घर का काम ही कह रहा है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा इसकी आलोचना पर भी इसको बोला जाता है। लेकिन ये पूछा जाता है कि किस आयोग के अनुसार स्त्री शिक्षा में स्त्रियों को सुमाता और सुगृहिणी बनाना चाहिए, किसने कहा, तो राधाकृष्णन आयोग। दूसरा, स्त्रियों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में गृह प्रबंध यानी कि होम मैनेजमेंट, गृह प्रबंध, गृह अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमिक्स और पोषण की शिक्षा, न्यूट्रिशन की शिक्षा को इन्होंने स्थान देने की बात करी। और उच्च शिक्षा स्तर पर सह शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, मीन्स को एजुकेशन, जहां पर लड़के लड़कियां साथ पढ़ें। ठीक है, यानी कि स्त्रियों की शिक्षा, तो इन्होंने कहा स्त्रियों को शिक्षित करने की बात करी, लेकिन मेन जो इनका रहा वह होम मैनेजमेंट, होम इकोनॉमिक्स और न्यूट्रिशन से रिलेटेड इस ओर रहा। ठीक है, सुमाता और सुगृहिणी को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा में क्या कहा, धार्मिक शिक्षा प्राथमिक, माध्यमिक और स्नातक स्तर पर अवश्य होनी चाहिए कहा। ठीक है, परास्नातक पे नहीं बोला, स्नातक स्तर तक। और प्रत्येक शिक्षा संस्था का प्रारंभ प्रतिदिन मौन उपासना से होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कुछ मेडिटेशन वगैरह हम कह सकते हैं। अब आगे देखिएगा सर, राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशों का क्या प्रभाव पड़ा, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा। नंबर 1 पॉइंट, सरकार ने, अभी मैंने आपको बताया ना कि राधाकृष्णन आयोग ने क्या कहा था कि विश्वविद्यालय अनुदान समिति, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी थी, उसको बंद करके यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लागू करने का सुझाव दिया था ना। तो यहाँ पर देखिए हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ था। सरकार ने 1953 में, 1953 को आप नोट कर लीजिएगा, 28 दिसंबर 1953, 28 दिसंबर 1953, डेट भी नोट कर लीजिएगा, मैं विश्वविद्यालय अनुदान समिति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में बदल दिया। तो हम ये कहीं ना कहीं ये कहें कि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हुआ, तो उसमें 1953 हम कह सकते हैं। और 1956 में एक कानून द्वारा इसे स्वतंत्र संस्था यानी कि स्वायत्त संस्था का दर्जा प्रदान किया गया, कानून यानी कि विधि के द्वारा। तो मेनली हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे आया था कि यूजीसी का गठन कब हुआ, तो आयोग ने वहां पर आंसर दिया था 1956। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा फिर बाद में प्रत्यावेदन भी लगे हुए थे। तो मेनली अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो स्वायत्त संस्था 1956 में कानून के द्वारा इसको स्वायत्त संस्था का दर्जा दिया, 1953 में हम जनरली गठन कहते हैं, और स्वायत्त संस्था के रूप में इसको कब मिला, स्वतंत्र संस्था के रूप में कानून के द्वारा स्वायत्त संस्था, जो हम ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं, वो 1956 में मिला। ठीक है, इस बार आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्वेश्चन इतना रिपीट होगा नहीं। अगर होगा भी तो मैंने आपको बता दिया, अगर होगा भी तो क्वेश्चन स्पष्ट भाषा में बोला जाएगा कि गठन कब हुआ, तो वहाँ पर शायद 28 दिसंबर 1953 दे हो, क्योंकि तो उस ऑप्शन में ये हो गया था, वहाँ 1953 भी एक ऑप्शन था, 1956 भी एक ऑप्शन था। तो ऑप्शन के अनुसार भी कितनी बार हम एलिमिनेट कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर सरकार ने 1954 में, 1954 में केंद्र में ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति, रूरल हायर एजुकेशन कमेटी, RHEC, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कितनी बार, की स्थापना की और इसे ग्रामीण शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा। देखिए नंबर 3,
विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 1948 में, 1948 में एनसीसी तथा 1969 में एनएसएस की स्थापना। मैंने यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो मैंने यहाँ पे चेक भी लिखा है, देखिए अपने नोट्स में। उस समय मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया था कि तो मैंने नेट पे देखा, तो कहीं नेट पे भी अगर आप गूगल पे देखेंगे तो एनसीसी की स्थापना कहीं आपको दिखाएगा 16 अप्रैल 1948, कहीं दिखाएगा 15 जुलाई 1948, कहीं दिखाएगा 16 जुलाई 1948। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका करेक्ट आंसर माना जाता है 16 जुलाई 1948। आप देखिएगा नेट पे, कमेंट बॉक्स पे मुझे भी बताइएगा 16 जुलाई 1948 जो मैं बता रहा हूँ क्या वो सही आंसर है। ठीक है, तो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में 16 जुलाई 1948 में किसकी स्थापना हुई? एनसीसी। ठीक है, आपको मैंने श्योर कर दे रहा हूँ, अगर आप परेशान ना हो रहे, मैंने भी इस पर बहुत मेहनत करी थी। 16 जुलाई 1948 ही इसका आंसर है, आपको कमेंट में ऐसा कोई विशेष वो नहीं करना है। ठीक है, तो एनसीसी की स्थापना हुई, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, लेकिन एनसीसी नेशनल कैडेट कोर इसका फुल फॉर्म होता है, आप सब जानते हैं। इस पे ए, बी और सी प्रमाण पत्र की व्यवस्था है, वो भी आपको पता है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो ध्येय वाक्य या सिद्धांत वाक्य है एनसीसी का, वह है एकता और अनुशासन। जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ एनसीसी, इसका जो ध्येय वाक्य मैं आपसे कह रहा हूँ, ध्येय वाक्य मैंने क्या कहा आपसे? एकता और अनुशासन। ये है एनसीसी का, दैट इज यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ये एनसीसी का है। ठीक है, अब इसी में आगे जाते हैं। तथा साथ ही कह रहे हैं 1969 में एनएसएस की स्थापना हुई। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। जो एनएसएस की स्थापना हुई, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, अगर मैं कहूँ एनसीसी, तो एनसीसी का मैंने क्या बतलाया? 16 जुलाई। और ये 19 जो एनएसएस है इसकी डेट आप लोग नोट कर लीजिए, 24 सितंबर 1969। ये क्या था? ये जुलाई था। ठीक है, कौन सा? एनसीसी। तो 24 सितंबर 1969 को किसकी स्थापना हुई? एनएसएस की स्थापना हुई। अब एनएसएस के बारे में मैं यहाँ पे कुछ आपको बता दूं, आप लोग नोट कीजिएगा। 24 सितंबर 1969 में इसकी जो शुरुआत हुई है विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में हुई। ध्यान दीजिएगा, माध्यमिक विद्यालयों में यानी कि इंटर कॉलेजेस यानी कि 10+2 में कहें तो 10+2 में जो हमारी एनसीसी है, सॉरी एनएसएस की मैं बात कर रहा हूँ। एनएसएस हमारी जो 10+2 में है, ये स्टार्ट हुई है 1988 से। कब से बोला मैंने? 1988 से आपकी जो एनएसएस स्टार्ट हुई है, ये स्टार्ट हुई है 10+2 में। ठीक है, साथ ही में आप लोग नोट कर सकते हैं जो एनएसएस का जो दो चीज़ें होती हैं यहाँ पर, जो इसका ध्येय वाक्य है, सिद्धांत वाक्य, ये आप सबको पता भी होगा, बहुतों की एनएसएस रही होगी। हम वहाँ पे बोलते हैं, मेरी भी एनएसएस रही, हम उसमें बोलते हैं मैं नहीं आप। ध्येय वाक्य, नॉट मी बट यू, ये इसका क्या है? ध्येय वाक्य या सिद्धांत वाक्य। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो एनएसएस में जो एक संबोधन वाक्य होता है, जिसके द्वारा एनएसएस के जो हमारे स्वयंसेवी होते हैं, वो एक दूसरे से जब बात करते हैं तो उनका संबोधन वाक्य होता है जय हिंद। और जनरली ये मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, मध्य प्रदेश में ही सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब पूरे भारत में हमारा चलता है। एनएसएस के जब वो आपस में जब बात करते हैं जो स्वयंसेवी, वो उनका संबोधन वाक्य क्या है? वो जय हिंद है। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक है सिद्धांत वाक्य या ध्येय वाक्य, वो है मैं नहीं आप, नॉट मी बट यू। संबोधन वाक्य है जय हिंद। अगली बात बताऊं, जो इनके प्रेरणा पुरुष हैं एनएसएस के प्रेरणा पुरुष हैं स्वामी विवेकानंद जी। ध्यान दीजिएगा, स्वामी विवेकानंद जी एनएसएस के प्रेरणा पुरुष हैं। और इनका लक्ष्य गीत, एनएसएस का जो लक्ष्य गीत है वह है उठें समाज के लिए उठें उठें, जगें स्वराष्ट्र के लिए जगें जगें, स्वयं सजें वसुंधरा संवार दें। तो ये है उठें समाज के लिए उठें उठें, जगें स्वराष्ट्र के लिए जगें जगें, स्वयं सजें वसुंधरा संवार दें। यानी कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना एनएसएस में है। इसका जो बैच है ये
उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के सूर्य के जो हम चक्र बोले हैं उससे लिया गया है। इसमें 8 तिलियां हैं, ठीक है। लाल रंग है, उत्साह को दिखाता है। नीला रंग है, जो हमको ये कहा जाता है कि ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, जो एनएसएस के जितने भी स्वयंसेवी हैं हम लोग सेवा कर रहे हैं। तो ये कुछ मैंने जो एनएसएस के बारे में बताया, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट क्या है, नंबर 4 पॉइंट, क्या इसका इफेक्ट पड़ा। छात्र कल्याण हेतु छात्र कल्याण सलाहकार बोर्डों की स्थापना हुई। छात्र अधिष्ठाता बोर्डों की स्थापना हुई। शारीरिक शिक्षा निदेशकों की नियुक्ति हुई। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उचित मूल्यों पर मध्याह्न भोजन मिलने लगा एवं जलपान गृहों की व्यवस्था हुई। प्रोक्टोरियल विभाग की स्थापना हुई। अनेक छात्रावासों का निर्माण भी हुआ। अब लास्ट पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जो अब हम नेक्स्ट आयोग पढ़ेंगे। अगर आपके एक अच्छा सा रिस्पांस मेरे को मिलेगा तो मैं अपने आगे के नोट्स भी आप लोगों के लिए ऐसे लेते आते रहूँगा। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर हम नेक्स्ट आयोग में पढ़ेंगे, माध्यमिक शिक्षा आयोग में। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष रहे, तो वही क्या है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग अथवा राधा कृष्णन आयोग के एक सदस्य भी थे। यह मैं आपको पहले सारे सदस्य यहाँ पर बता चुका हूँ। तो ये राधा कृष्णन आयोग पर ये मेरे अपने स्वयं के लिखित हस्तलिखित, ये मेरी ही हैंडराइटिंग में मैंने स्वयं उस समय जब मैंने लेक्चरर की तैयारी की थी, सेल्फ स्टडी के बेस पर किस बुक से की थी। अगर आपको इस बुक को पढ़ें तो इस बुक पे आपको सब मिल जाएगा। इसी बुक से मैंने ये नोट्स बनाए हैं। अगर आपको इस बुक को पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप इन नोट्स को आप भी बनाइए, साथ में आप इनमें और चीज़ें भी ऐड करिए, अदर बुक से, कुछ गूगल से भी सर्च करिए। इन्हीं से एमसीक्यू बनेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, आप घबराइए मत, आप कोई स्क्रीनिंग को बहुत टफ मत समझिए, बहुत आसान है। देखिए, हम कार्य को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं तभी हम घबराते हैं। यदि हम किसी कार्य को स्टार्ट कर लेते हैं, यदि आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको प्रॉब्लम तब तक आएगी जब तक आप पढ़ना स्टार्ट नहीं करते हैं। कैसे पढ़ूं, कहाँ से पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, हम अपने स्वयं के माइंड को स्वयं ही उलझा देते हैं। हम अगर वहीं पे, ये हमारी नेगेटिव थिंकिंग होती है, मैं कैसे पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कहाँ कोचिंग ढूंढूं, क्या ढूंढूं, ये हमारी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये हमारी नेगेटिव थिंकिंग है स्वयं की। आप जो ऐसा सोच रहे हैं ना, कहाँ से पढ़ूं, क्या पढ़ूं, ये पढ़ूं, आप उसकी जगह पर ये सोचिए, अरे मेरे पास बीएड की बुक है, मैं आज बीएड की बुक खोलता हूँ या बीएड की बुक खोलती हूँ, वहाँ से देखती तो हूँ इस राधा कृष्णन आयोग को, या वहाँ से देखता तो हूँ इस राधा कृष्णन आयोग को। आखिर क्या है इसमें, मेरे पास फ़ोन है, मेरे फ़ोन में इंटरनेट चलता है, 4G चलता है, 5G चलता है। जरा अपने गूगल सर्च में आज लिख देता हूँ राधा कृष्णन आयोग, उसके बारे में पढ़ लो। सोचो मत कैसे पढ़ूं, क्या पढ़ूं, क्यों पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, मेरे से होगा नहीं होगा, बस पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यही आपको एडवाइस है। डेली 2 घंटा स्क्रीनिंग पढ़िए, डेली कुछ न कुछ सिलेबस को सामने रखिए, जिस टॉपिक को आप पढ़ ले रहे हैं उसको अंडरलाइन करिए, सब आगे बढ़िए। स्क्रीनिंग का पूरा सिलेबस आप स्वयं सेल्फ स्टडी से बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बस मेहनत कीजिए, बने रहिए। अगर आपको ये मेरे ये लेक्चर पसंद आया, मैं भी क्यों तो दुर्गम पे हूँ, तो ऐसा नहीं, मैंने मोबाइल के माध्यम से ही इसको PDF के माध्यम से इसको आपके सामने रखने का प्रयास किया है। यदि आपको यह पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपना रिस्पॉन्स मुझे भी दीजिएगा। थैंक्स लॉट, थैंक यू सो मच। लगातार मेहनत करिए, कंटिन्यूटी बनाइए रखिए, आपका सिलेक्शन श्योर होगा।